किसकी सरकार? लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार को बदलना और ये सरकार को बदल के कांग्रेस पार्टी को लाना, और लोग तंग और तबाह हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट करने वाले और करप्शन को निकालने वाले हुकूमत में अगर आए तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट राज्य में पड़ता है। एग्जिट पोल के अनुमान कितने सही? कर्नाटक में एक मुस्लिम राष्ट्रीयवादी मुसलमान, राष्ट्रीयवादी सभी क्रिश्चियन और हिंदुत्ववादी सभी भी भाजपा को वोट दे रहा है। कर्नाटक में 144 सीट से अब ज्यादा मिलेगी। 113 का जादुई नंबर किसके साथ? All that is all answered and will be answered. That is not the issue here. Really now the issue is the price rise, the corruption, good governance, development. No chances, need not. We will have a government on our own. किसे मिलेगा बजरंग बली का आशीर्वाद? The people of Karnataka, which is the land of Bajrang Bali, will answer all of these things on the 13th of May. Please wait and see. कर्नाटक कमल चुनेगा या हार? I am 100% confident that we will come back with a comfortable majority. कर्नाटक के किंग का किसे मिलेगा ताज? That Congress party would get 130 plus seats. It may go to 150 also. 130 ಸ್ಥಾನಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 150 ಸ್ಥಾನಗಳು. कर्नाटक में आखिरकार किसकी सरकार? These two national parties, without giving priority to discuss about the problems facing the people or the development issues, they are not interested. Only to get vote with some emotional issues. For that, actually, they have taken the top tier. रिजल्ट से पहले सटीक आकलन का दावा कितना सही? राष्ट्रीयवादी मुसलमान, राष्ट्रीयवादी सभी क्रिश्चियन और हिंदुत्ववादी सभी भी भाजपा को वोट दे रहा है। कर्नाटक में 144 सीट से अब ज्यादा मिलेगी। कर्नाटक में अब की बार किसकी सरकार? हम जब लोगों को कहें डेफिनेटली उसके तहत हम एक्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे ये मेरी उम्मीद है। जो अब जीतने के लिए तो 113-14 सीट की जरूरत है, लेकिन हम करीब 130-135 के ऊपर। एग्जिट पोल कितनी हकीकत कितना फसाना? जी हां, एग्जिट पोल कितनी हकीकत कितना फसाना। जैसे ही कर्नाटक के चुनाव में मतदान पूरा हुआ, वैसे ही एग्जिट पोल तमाम न्यूज चैनल्स पर आप देख रहे होंगे। किसी ने कहा इसकी सरकार, किसी ने कहा उसकी सरकार, किसी ने कहा कमल खिल रहा है, किसी ने कहा कि हाथ का पंजा मजबूत हो रहा है। हर किसी के अपने अपने दावे हैं। ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। तमाम न्यूज चैनल्स के जो आंकड़े आए हैं वो हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी। लेकिन कर्नाटक का चुनाव देश की सियासत पर क्या असर डालेगा? 5.25 करोड़ कर्नाटक वासियों ने वोट दिया। लगभग 5.25 करोड़ वोटर। बम्पर वोटिंग का जिक्र किया जा रहा है। अब इसके मायने क्या? लंबी लंबी कतारें भी दिखाई दी। कर्नाटक के मन में क्या है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। 17% लिंगायतों की बात की जा रही है। दावा यह भी कि लिंगायतों की पहली पसंद आज भी बीजेपी ही है। मगर जेडीएस का खेल भी यहां गजब है। मुसलमानों की 12 से 13% आबादी, मगर दावा यह कि 6% के आसपास इसमें भी वोट बीजेपी, और 41% कांग्रेस को मिला है। बकायदा बजरंग बली का भी जिक्र इस चुनाव में हुआ, खूब हुआ। अब बजरंग बली किसे
पस्त करते हैं और किसे ध्वस्त करते हैं और किसे संजीवनी देते हैं, यह भी दिलचस्प है। किसका संकट हर लेते हैं, संकट मोचन। एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, एग्जिट नहीं कह सकते आप इसे। कर्नाटक में अब की बार किसकी सरकार और एग्जिट पोल के अनुमान कितने सही? क्या वाकई में 113 का जादुई नंबर जो है वो आराम से बीजेपी पार कर लेगी या फिर कांग्रेस? किसे मिलेगा बजरंगबली का आशीर्वाद? कर्नाटक में कमल या फिर हाथ? कर्नाटक का किंग का किसे मिलेगा ताज? आखिरकार कर्नाटक में अब की बार किसकी सरकार? मगर एग्जिट पोल इन सब सवालों से इतर कितनी हकीकत, कितना फसाना, आज करेंगे इसी पर बात। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और इसी पर करेंगे आज दिलचस्प चर्चा। हर किसी के अपने अपने दावे हैं, हर किसी के अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस कह रही है अब की बार रचेंगे इतिहास, बीजेपी कह रही है कांग्रेस का सपना सपना ही रह जाएगा, अरमान धराशायी रह जाएंगे। लेकिन इस बीच ठीक चुनाव के बाद एग्जिट पोल का शोर सुनाई दे रहा है। कुछ ही देर के बाद हम भी आपको तमाम न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल दिखाएंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। किसके एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जिट होंगे इसका दावा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हां, जो अलग अलग चैनल्स अपने अपने एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसका जिक्र जरूर करेंगे। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब बीजेपी के तेज तरार चेहरों में से एक हैं, राज शर्मा जी कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। दो खास मेहमान प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष होकर अपनी राय रखते हैं। और विपिन शर्मा भी राजनीतिक तजुर्बा पत्रकारिता के जगत में रखते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत, क्योंकि मसला एग्जिट पोल का है, कितनी हकीकत कितना फसाना। प्रेम जी, तमाम न्यूज चैनल्स पर आपको देखते और सुनते आए हैं और खास तौर पर एग्जिट पोल को लेकर आपकी एक अलग राय हमने देखी और सुनी है। और कर्नाटक चुनाव को लेकर जैसे ही वोटिंग खत्म हुई वैसे ही दरबार सज गए। एग्जिट पोल कितनी हकीकत कितना फसाना, आपकी प्रतिक्रिया? जी शुक्रिया तिलक जी। आप देख रहे हो 6 बजे वोटिंग कंप्लीट भी नहीं हुई और एग्जिट पोल वालों के आंकड़े आ गए जी। ये जो अद्भुत नजारा होता है, हाँ, ये अजीबोगरीब बात है। बारंबार एग्जिट पोल फेल होते हैं लेकिन कभी कोई क्षमा या सफाई लेकर वो सामने नहीं आते। कितना गिनाओ, 2-4 लैंडमार्क आप याद कर लीजिए। 2004 में किसी ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हार रहे हैं, एग्जिट पोल वाले तो जिता रहे थे लेकिन बीजेपी हारी। शाइनिंग इंडिया 2014, हाँ शाइनिंग इंडिया 2014 में कोई कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जीत के आ रहे हैं, बीजेपी को 195-200 इससे ज्यादा कोई सीट नहीं मिले, बीजेपी जीत कर आई। हाल में पश्चिम बंगाल में कोई कह रहा था सब कांटे की टक्कर रेंज दे करके ओवरलैप करा दे रहे थे और 5% का एरर मार्जिन बता दे रहे थे, हो गया एग्जिट पोल। अब सोच लीजिए कौन जीता कौन आ रहा। आज भी जो एग्जिट पोल दिख रहे हैं, मैं इसको एक दूसरे तरीके से देख रहा हूँ, संक्षेप में ही बोलता हूँ कि एग्जिट पोल ने जैसे कर्नाटक में एक हवा थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो उस एंटी इनकम्बेंसी की भावना को मार्केटिंग में कैसे भुनाया जाए, ये प्री पोल के जरिए उसने किया, लगातार किया। अच्छा, कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी हार रही है, लगातार बोला। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया वो बीजेपी को क्रमशः स्ट्रॉन्ग दिखाते गए। एग्जिट पोल पर आपको विश्वास क्यों नहीं है?
मैं तो तथ्य रख रहा हूँ, बोलिए तो मैं विश्वास कर लूंगा। बोलिए कौन किनका एग्जिट पोल मानू मैं? ये आज तो बात 5-7 है ना, हम्म किनका मान लूं मैं? बोलिए मैं मान लूंगा। हाँ, कुछ कह रहे हैं कि अभी क्योंकि आंकड़े मेरे पास आ चुके हैं, अलग अलग न्यूज चैनल्स के हैं, कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी 114, कांग्रेस 186, फिर उसके विपरीत एक और चैनल बता रहा है कि भैया बीजेपी 80 और कांग्रेस 103। तो फिर कहानी तो बिल्कुल विपरीत हो जाती है। अब तिलक जी, लोग कहते हैं कि आप पत्रकार होकर के ऐसी बातें करते हैं। अब मैं क्या करूं? नहीं, ये इल्जाम तो आपके साथ साथ मैं भी झेलता हूं। ऑन कर लेती है हम्म जिसकी जिम्मेदारी तक वो टीवी मीडिया हाउस लेने को तैयार नहीं। अरे कम से कम फेल हो जाने पर मीडिया हाउस बोले मैंने अमुक के साथ सर्वे किया था, अब मैं क्षमा मांगता हूँ। हाँ। मैं उस दिन धन्य हो जाऊंगा। मुझे अलग बोलना पड़ता है तिलक चावला जी। आप ऐसा मत बोले, प्रमुख साहब नाराज हो जाते हैं फिर। खैर प्रमुख साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन विपिन जी, क्योंकि आज मसला हाँ गिरबान में झांकने का है, प्रेम जी कह रहे हैं, लेकिन ये एग्जिट पोल हर बार गलत ही थोड़ा ना साबित होते हैं, सही भी तो साबित होते हैं कि नहीं? विपिन जी आपकी राय। तिलक जी, सबसे पहले तो मैं आपके साथ इत्तेफाक रखूंगा, ये नाम बदलना चाहिए, एग्जिट पोल की जगह एंट्री पोल, क्योंकि सही मायने में एग्जिट पोल क्या हुए? ये तो एंट्री हुई कि जो नतीजों का अनुमान हम लोग लगा रहे हैं, कितनी सीटें कौन सा राजनीतिक दल लेगा, तो उसके बाद तो सत्ता पे कोई काबिज होगा, तो एंट्री होगी। तो बहरहाल मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई है, तो यहाँ पर बाजार गर्म है, यहाँ पर अलग अलग आंकलन लगाए जा रहे हैं, चुनावी पंडित उनका काम शुरू हो जाता है। ये बात समझनी चाहिए कि इस समय जो ऐसा अनुमान लग रहा था कि आसान रहा होगी, ऐसा नहीं है, कांटे की टक्कर। और अभी अगर आप बतौर पत्रकार, जो अनुभव मैं रखता हूं, मैं बड़े जिम्मेदारी विश्वास से बोलूंगा, इस समय पल्ला भारी जो है वो कांग्रेस का है, क्योंकि ये एक सीसॉ की तरह है, उतार चढ़ाव रहे हैं। यहाँ पर पहले बिल्कुल बोला जा रहा था कि क्लीन स्वीप होगी कांग्रेस की, उसके बाद समीकरण बदले। जब ये बात चली कि पीएफआई के साथ तुलना करी गई, कांग्रेस बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की बात करी, उसके बाद हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े स्टार प्रचारक जिनको लोग सुनने के लिए आती है, जनसलाम उमड़ता है, खुद नरेंद्र मोदी जब उतरे चुनावी मैदान में, तो वहां पर समीकरण बदलने लग गए। लेकिन आज चूंकि ये प्रक्रिया जब संपन्न हुई है, तो यहाँ पर जो अगर हम लोग जो जमीनी स्तर पर जो लोगों से बातचीत करिए, एक अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस का पल्ला भारी है। और 100 बातों की एक बात, अंत में किंग मेकर की भूमिका में, क्योंकि अगर स्पष्ट बहुमत किसी भी दल को नहीं मिलता, तो वहां पर ऐसी स्थिति में जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में आएगा। लेकिन वहां पर दूसरा सवाल उत्पन्न हो जाएगा कि यहाँ पर भरोसा, $1 मिलियन बात, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वंस बिटन ट्वाइस शाई। यहाँ पर क्योंकि अगर रोटेशनल सीएम की बात होती है कि 2.5 साल का सीएम रहेगा, कि अगर जेडीएस कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हैं या भाजपा के साथ चले जाते हैं, तो वहां पर ये जेडीएस वाला फैक्टर है प्रेम जी। फिर उसके बाद मैं प्रमुख साहब और राज जी आपके पास आऊंगा, उन आंकड़ों के साथ जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि इस चैनल का ये आंकड़ा, इस चैनल का वो आंकड़ा, वो आंकड़े भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले प्रेम जी आप, फिर उसके बाद प्रमुख जी और राजीव के पास जाऊंगा। ये जेडीएस वाला जो फैक्टर है, लग रहा है आपको कुछ इस बार, क्योंकि कुछ और कॉमन हो ना हो इस एग्जिट पोल में जो अभी मैं रखूंगा, एक बात कॉमन है सभी चैनल्स के एग्जिट पोल में कि जेडीएस 21 से 30 के बीच सिमट रही है, यानी 20 से 30 के बीच में, यह क्लियर है। देखिए तिलक जी, ये जो जेडीएस फैक्टर है, ये बहुत सारे लोग जो रिजल्ट को ओपनली बोल नहीं सकते, जिनके रिजल्ट को आप देख के हवा का रुख समझ सकते हैं। कई चैनल ऐसे हैं जो कि पश्चिम बंगाल में भी कभी बोल न पाए कि ममता बनर्जी जीतने वाली है, वो कांटे की टक्कर दिखाते रहे। तो इस बार भी बहुत सारे चैनल बोल नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस जीत कर आ रही है। तो उसमें नहीं, अब सिक्के का दूसरा पहलू है ना प्रेम जी। उत्तराखंड में यही हालात थे, सब कह रहे थे कि हरीश रावत आ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस आ रही है, और हुआ उल्टा।
तो सिक्के के तो दोनों पहलू हैं। कटर को फेल कर दिया, चला नहीं। जो एग्जिट पोल करने वाले थे उसमें दो समूह थे, उस बार भी दो समूह थे, लेकिन ये जो दो उदाहरण मैं बोल रहा हूँ एक तरफा एक तरह के हैं, वो उदाहरण मैं बोल रहा हूँ। नहीं, सैंपल साइज कितना है ये सब बातें भी तो मैटर करती है ना, आप तो खुद इतने अनुभवी व्यक्ति हैं। मोटे तौर पर जो एग्जिट पोल दिख रहा है, हाँ। मैं उसका ट्रेंड बता रहा हूँ कि वो ट्रेंड ये बता रहा है कि कम से कम भी तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी, जेडीएस नेकर होगा, बीजेपी पहले से थोड़ा बेहतर या उससे थोड़े नीचे रहेगी, ये सबसे मतलब बहुत सतर्क होते हुए ये है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जनता एंटी इनकम्बेंसी वोट दे रही है, बीजेपी को सत्ता से बाहर कर रही है। ना प्रेम जी ये किसी नतीजे पर हम पहुंच रहे हैं। उदाहरण हमारे सामने उत्तर प्रदेश है, चुना जनता ने वापस बीजेपी को, हमारे सामने उत्तराखंड उदाहरण है, चुना बीजेपी को। फिर हम ये कैसे तय कर दे कि भैया हाँ आप कहेंगे कि हिमाचल में क्या हुआ, लेकिन वहां वोटिंग परसेंटेज भी तो फैक्टर है ना। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं ऐसा, हाँ। मैं तो अलग से बोलूंगा और उसकी जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल के सारे आंकड़े दिख रहे हैं उसका निचोड़ में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एग्जैक्ट पोल होगा, ये तो मैं कह नहीं रहा, मैंने पहले ही एग्जिट पोल को नकार दिया है कि ये किस तरह से नहीं एग्जैक्ट पोल तो कोई भी, अब तो बीजेपी या फिर राज्य भी बोले कि ना यही आंकड़ा होगा जो हो गया पत्थर की लकीर, तो अब तो कोई गारंटी भी नहीं लेता, और जैसे आपने कहा कि कोई माफी भी नहीं मांगता, ये भी होता है। खैर अब मैं प्रमुख जी और राज्य आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि पहले इसलिए मैं चला गया क्योंकि दोनों राजनीतिक पंडित हैं, तो मैंने कहा जरा पूछ लूं पहले इनसे इनकी भविष्यवाणी क्या है, क्योंकि सब जगह तो भविष्यवाणियां चल रही हैं। अब ये तो बाबा बागेश्वर से ही पता करना पड़ेगा किसकी सरकार आ रही है, बड़ा कंफ्यूज कर दिया सबने कि नहीं राज जी। खैर अब मैं आता हूं मुद्दे पर। प्रमुख साहब, राज जी पेटियां बांध लीजिए, अब स्क्रीन पर कुछ आंकड़े आ रहे हैं, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जो आंकड़े अलग अलग न्यूज चैनल्स पर चल रहे हैं, इनकी सरकार उनकी सरकार, इनकी सरकार उनकी सरकार, कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये आंकड़े आपको बता दें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। कुछ आंकड़ों में गलती हो सकती है, लेकिन अमूमन ये आंकड़े इर्द गिर्द हैं, जैसे कि न्यूज नेशन 114 बीजेपी, 86 कांग्रेस प्लस 21 जेडीएस, रिपब्लिक 85 से 100, कांग्रेस 94 से 108, जेडीएस 24 से 32। ऐसे ही आप देखेंगे आंकड़े सबके लगभग एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब किसके आंकड़े पर यकीन करें, किसके आंकड़े पर नहीं, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन फैक्टर यही है कि अभी पेच अगर एग्जिट पोल की माने तो कुछ एग्जिट पोल अभी भी बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, और कुछ एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। सबसे पहले प्रमुख साहब को प्लीज स्क्रीन पर लाइए। शुरुआत क्योंकि हमने प्रेम जी और विपिन जी से की, लेकिन अब देवेंद्र प्रमुख साहब, जय बजरंगबली। ये बजरंगबली की लगता है। तो बजरंगबली किसका साथ दे रहे हैं? ये तो एग्जिट पोल कुछ और ही गवाही दे रहे हैं प्रमुख साहब। नहीं, बजरंगबली उनका साथ देगा जो बजरंगबली से साथ मांगते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और बजरंगबली तो इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत सिंह देखी तैसी, कमर तक आज कठिन जगमाई जो ना ही हो सुन पाई। तो बजरंगबली के लिए तो कोई कठिन है ही नहीं सिलेक्शन, इसमें तो कोई संशय की बात ही नहीं है। तो मतलब बजरंगबली संजीवनी लेकर आए आपके लिए? हमेशा से लाए। और 2014 के बाद इस देश में ये जो बदलाव आया, जो स्थिति तो मिटा था, तो यानी आप संकट में फंसे तो आपको बजरंगबली याद आ गए कि नहीं? को लेकर मिटाने को नकारा था, आज वो लोग भी कह रहे हैं कि ईश्वर की जो भावना है, ईश्वर जो चाहेंगे वो। प्रमुख साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये मसला जो है, आप संकट में फंसे तो बजरंगबली याद आए कि नहीं प्रमुख साहब? नहीं, हमेशा से रहे।
नहीं, कर्नाटक में भी संकट में आए तो आपने कहा कि नहीं आप बजरंग बली बचाएंगे। संकट कहाँ है? कहीं से कहीं तक नहीं है संकट। बहुत शानदार तरीके से वापसी कर रहे हैं। तो अब की बार कितने पार? 1 महीने और 15 दिन तक जो चैनल ये कह रहे थे कि कहीं है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी, आज वो कह रहे हैं कि हम पहले नंबर पर हैं। अभी तो अंडर करंट की बात करिए तिलक सर। अंडर करंट लगने जा रहा है जिन पर लोग विश्वास करते हैं। राज शर्मा जी, संख्या में मुस्लिम बहनें फिर काम कर गई। देखिए परसों रिजल्ट आएगा, आज बता रहा हूँ। प्रेम सर और मैं हो सकता है एक साथ हैं। मैं प्रवक्ता भी हूँ तो जानकारी भी बहुत रखता हूँ, क्योंकि प्रेम जैसे और हमारे साथी जैसे गुरु भी वहां पे हमारे, टीका भी बहुत है उनसे हमने। तो आने दीजिए रिजल्ट, परसों देखते हैं क्या होता है। नहीं, प्रेम जी को चैलेंज मत दीजिए, वो पतली गली से पहले रास्ता निकाल लेते हैं। वो कहते हैं कि ना चिट भी मेरी और पट भी मेरी। मैंने तो गुरु माना, स्वीकार किया। हाँ, प्रेम जी से हम भी इसीलिए सीखते हैं। वो कहते हैं चिट भी मेरी और पट भी मेरी, ना यहाँ रहो ना वहां रहो। जल्दी से प्रेम जी, फिर मैं राज जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। प्रेम जी जल्दी से। बोले मैं अपना फिगर दे सकता हूँ, जिम्मेदारी लूंगा, उसके लिए माफी भी मांगूंगा, उसके लिए सराहना भी चाहूंगा। जी राज जी, आपने देखे एग्जिट पोल? कुछ टेंशन में लग रहे हो आप? ना, ऑल इज वेल? मैं कभी टेंशन में नहीं होता हूँ। मैं इंजॉयबल व्यक्ति हूँ और मेरी पार्टी भी इंजॉयबल पार्टी है, टेंशन नहीं है। और नहीं, ये तो मैं मानता हूँ, कांग्रेस में कोई टेंशन ही नहीं है। आपको एक चीज बता दूं तिलक भाई, कि एक बात तो आप मान लें कि कोई भी जो एग्जिट पोल बनाया जा रहा, ये सच झूठ तो ये अलग है। कल क्या होगा, जब बाल कटेंगे तो सामने गिरेंगे 13 तारीख को, पता चल जाएगा। लेकिन देश और हर प्रदेश, स्पेशली कर्नाटका में भी पब्लिक को ये पता है कि बीजेपी के प्रधान, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी आए। उन्होंने शायद ही किसी भाषण में ये बोला हो रोजगार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, नौकरियों के बारे में, इन चीजों के किसी के बारे में नहीं कि हमने ये अच्छा करा। उनकी 3-4 चीजें रहती हैं जो पब्लिक सुनना नहीं चाहती, कि मुझे इतनी बार गालियां दी, मुझे इतनी बार ये कह दिया। आपने बोला वही तो गिनवा रहे थे वो। हाँ, तो सुन लीजिए। तो फिर ये काम क्या करते हैं? नहीं, जो आप तो आप क्या काम करते? गाली देने का? वही तो गिनवा रहे थे वो, मेरे को 91 गाली दी। एक और मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री बनने का मतलब ये नहीं है कि उनका कोई क्रिटिसाइज ना करे। उनको क्रिटिसाइज करने का मेरे पास, मुझे मेरे कानून ने अधिकार दिया है। सांप बोलना और किसी औरत, किसी प्रधानमंत्री की वाइफ को कांग्रेस की बुढ़िया कहना, जर्सी गाय कहना, क्या तिलक भाई इसको आप जायज ठहराते हैं? नहीं, जायज तो दोनों तरफ से नहीं है। ये तो वही बात हुई ना कि तुम मुझे 1 गाली दोगे, मैं तुम्हें 10 गाली दूंगा, बस सिर्फ। और एक और, अब मेरी बात सुनिएगा। पहले कभी ऐसी गालियां नहीं होती थी। विपक्ष और पक्ष के नेता, देखिए, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब मुद्दे पे सर देखिए, अब आप कह रहे हैं कि आप उन्हें बॉल, अब देखिए प्रेम जी और विपिन जी आपके सामने, अगर आप मुकाबला खेल रहे हैं और फुल टॉस बॉल देंगे और बीजेपी से कहेंगे कि तुम छक्का भी मत मारो, बजरंग दल की क्या जरूरत ना, बजरंग दल की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी बजरंग दल की? और फिर आप कह रहे हो कि वो ध्रुवीकरण पे ले गए। नहीं, मैं नहीं, एक सुन लीजिए आप बात को। देखिए, सारी बातें सुनने का वो है। मैं ये कह रहा कि बजरंग दल, उन्होंने सारे 4-5 लोगों के लिए पार्टी ने कहा इनको बंद करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ संकट में आ रहे हैं तो बजरंग बली को याद कर रहे हैं। अगर एक बात बताइए, मैं पंडित हूं जात का और मैं हनुमान की पूजा करता हूं, लेकिन आप एक बताइए, मैं पंडित राज शर्मा अपने बेटे का नाम हनुमान शर्मा रख दूं, उसको सारे अपराध करने की छूट है? बताइए कि उसका नाम हनुमान है। मैं कह रहा भगवान को बीच में क्यों ला रहे? और हनुमान जी भी चाह रहे हैं और उनको भी पता है हनुमान जी को, क्योंकि कि ये संकट में याद कर रहे हैं। जैसे इन्होंने पहले घमंड होके कहा था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये इनके अंदर इतना घमंड हो गया है कि ये भगवान को भी लाने की सोचते हैं। तो ये घमंड सारे लोग समझ रहे हैं। इन्हें लोगों ने सरकार चुनी थी, कुछ गलतियां हमारी रह गई थी शर्मा जी, लेकिन जो शर्मा जी, नरसिम्हा राव जी ने एक बात कही थी, बोले हम बीजेपी से तो लड़ सकते हैं। हाँ, बीजेपी से तो लड़ सकते हैं। कहीं मैंने पढ़ा था कुछ इस तरह की उन्होंने बात कही थी, कहा था कि बीजेपी से तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस राम से लड़ रही थी। मेरी बात को समझिएगा जो उन्होंने कहा, बोले राम से नहीं लड़ सकते हम। ये जो एक बात सुनिए,
अब ताले पे मत आइएगा, फिर इतिहास के पन्ने पलटना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ताला आपने नहीं खुलवाया था, कोर्ट का आदेश था, है ना? दिक्कत नहीं है। हाँ, कोर्ट का आदेश था तो आपने ताला खोला। आपने कोई एहसान नहीं किया था, कोर्ट का आदेश था, ठीक। और शाहबानू का अगर मैं फिर शाहबानू को ले आऊंगा शर्मा जी, फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, क्यों राजीव गांधी ने जो बैलेंस किया था? राम मंदिर किसने बनाया फिर? नहीं, तिलक साहब आप बताइए, राम मंदिर किसने बनाया? मैं आपसे वही कह रहा हूं ना, तो आपका ना दखल था ना उनका दखल, कोर्ट का मसला था। कोर्ट ने कहा कि ताला खोलो, तो ताला खोला आपने, तो बीजेपी क्यों कहा ना? फिर शाहबानू का मुकदमा क्यों पलटा आपने? शाहबानू का फिर सर मुद्दा भटक जाएगा, शर्मा जी मुद्दा भटक जाएगा, छोड़ दीजिए अभी। अब फिर आप कहेंगे, प्रमुख साहब बोलने लगेंगे, फिर कहोगे कि देखो राम मंदिर पर आ गए। नहीं तो आप ये भी तो कहिए तिलक भाई साहब, ये भी तो कहिए कि ये मंदिर, राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनाया, शर्मा जी इन पे नहीं जाता है। शर्मा जी सुन लो मेरी बात, सुन लो आप मेरी बात सुन लो, मेरी बात से सहमत होगे तो ठीक है, नहीं होगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। जब कांग्रेस नहीं थी, जब बीजेपी नहीं थी, तब भी दीपावली बनती थी, ठीक ठीक, तब भी पूजा होती थी, ठीक। अकबर आए, खिलजी आया, कितने मुगल आए, उससे पहले भी पाठ पूजा होती थी, मठ मंदिर थे, और आज भी है। तो इस विषय में मत जाओ तो उलझ जाओगे। मेरी बात इतनी है, आप बाकी आपका विवेक, लड़ना है लड़ो। और हां, चुनाव के बाद, क्योंकि एक ब्रेक ले रहा हूं, चुनाव के बाद उस व्यक्ति को जरूर ढूंढिएगा, और मुझे मालूम है कि ढूंढ भी रहे होगे टॉर्च लेकर, जिसने ये बजरंग दल लिखवाया था। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये एक और आंकड़ा दिलचस्प आ रहा है, 40% जनता ने भ्रष्टाचार पर वोट किया। तो फिर कहां भ्रष्टाचार पर वोट किया? एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो गए। तो एग्जिट पोल कितनी हकीकत कितना फसाना, ब्रेक से पहले अलग अलग आंकड़ों को लेकर अलग अलग राय, बीजेपी का दावा अपना, कांग्रेस का अपना। मैं सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले जिस आंकड़ों का जिक्र हम कर रहे थे, वो आंकड़े लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग न्यूज चैनल्स के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर कुछ वायरल हो रहे हैं, कुछ आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अमूमन आंकड़े जो है तस्वीर यही बता रहे हैं। अभी कुछ आंकड़े आपके सामने भी आएंगे, लेकिन पहले प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं, फिर प्रमुख साहब राजजी विपिन जी आपके पास आऊंगा। इन्हीं आंकड़ों में एक आंकड़ा यह भी आया कि 40% जनता ने भ्रष्टाचार पर वोट किया, 40%। इसका संकेत क्या है? देखिए तिलक जी, कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा सेट हुआ, वो मुद्दा जनता ने सेट किया था। कांग्रेस ने कोई आंदोलन नहीं किया था भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, न तो उसने कोई मुद्दा उठाया अपने लोग। वो बिल्डर्स एसोसिएशन वाले, वो लिंगायत मठ वाले, उन लोगों ने 30% 40% कमीशन की बात कही, और वो मुद्दे क्योंकि बीजेपी के समांतर राजनीतिक रूप से कांग्रेस ही जिनके पास ये मुद्दा गया और उसने उसको बाद में पकड़ा, तो इस वजह से ये मुद्दा बना, और ये मुद्दा लगातार बनता चला गया। अगर कांग्रेस ने आरोप लगाया होता तो शायद ये मुद्दा नहीं बनता। ये मुद्दा जनता की ओर से उठा था, इसलिए जनता ने उस विषय पर वोट किया है, ऐसा मुझे लगता है। प्रमुख साहब इत्तेफाक रखते हैं आप, प्रेम जी क्यों बात कह रहे हैं कि 40% जनता ने भ्रष्टाचार पर वोट किया? यह आंकड़ा ये भी बताता है। मैंने कहा था ना आपको, जो मीठा मीठा गप गप वो प्रेम जी जो है वो गप कर लेंगे, और जो कड़वा वाला होगा वो आपकी तरफ फेंकेंगे। 40% अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट हुआ, हाँ, और कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी लगभग उतना ही है, तो इसका मतलब है कि दोनों कॉमन वोट है। ये वो वाला बात कह रहे कि 40% जो 40% कमीशन, 40% जनता का भ्रष्टाचार पर वोट, और हनुमान चालीसा में भी 40 आता है, वो बात कह रहे प्रेम जी। देखिए, जब इसमें हनुमान जी का नाम आ गया, हाँ, तो संकट तो अपने आप ही खत्म हो गया। हाँ, हनुमान जी के यहाँ का संकट बचता है, तो ये तो संकट विपक्ष के लिए पैदा हो गया। ये 40% की जो बात कर रहे हैं, किधर ट्रांसफर हो गया, किधर गया, या हुआ या नहीं हुआ, और अंडर करंट के लिए बीजेपी जानी जाती है। ये जब अंदर से करंट होता है तो विस्फोट बीजेपी की तरफ आकर निकलता और कमल की तरह लेकर खड़ा हो जाता है।
और दिव्यांगत जिसकी आपकी बात कर रहे हैं, दिव्यांगतों का जो वोट बात कहा है कि वो मिल रहा है 13%, 17%, 2% या 4% चुनाव में बात कर रहे हैं, तो वो सारे सर्वे निकल कर जो आ रहे हैं वो भी विचारणीय है। और रही बात ये कि 40% की बात वो उठी भी है और जनता के बीच बुलाई भी गई है, लेकिन जनता ने वो स्वीकार प्लीज राज्य का फ्रेम सही करिएगा। ये विपिन जी जो बात प्रमुख साहब कह रहे हैं वही एक आंकड़ा है ना कि भाई 68% के आसपास जो है लिंगायत हैं और 130 सीटों पर इनका प्रभाव है। और लिंगायत वोट बैंक में अभी भी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं एग्जिट पोल को मानूं तो लिंगायत आज भी बीजेपी के साथ ही खड़ा है। निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि लिंगायत वोट की अगर बात करें वो भाजपा के साथ खड़े हैं। और भले ही यहाँ पर बड़े कद्दावर नेता भाजपा से रुक करके दूसरी तरफ अगर हम जगदीश शेखर की बात करें तो यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए, जिनका काफी स्ट्रांग होल्ड था लिंगायत समुदाय पर। तो एक बात है, देखिए मैं चाहूंगा इस चर्चा में उस बात का जिक्र करूं, इसकी तुलना करूंगा मैं बिहार से, क्योंकि बिहार में अगर जेडीयू है और यहाँ जेडीएस है तो दोनों ही अब उनकी जो भूमिका बड़ी निर्णायक साबित हुई है। किंग मेकर बिहार में कौन मुख्यमंत्री है, कौन से दल से है, किनको सीटें ज्यादा मिली थी चुनाव में, और यहाँ पर भी अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, कहने का मतलब ये सरल अंदाज में अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर अगर जो अभी इस समय एग्जिट पोल के नतीजे सामने जो आंकड़े आ रहे हैं अगर वैसा नहीं होता और यहाँ पर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो वहां पर किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस आ जाएगा। क्योंकि अगर तो कांग्रेस बिल्कुल बाजी मार जाती है तो उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि जेडीएस का समर्थन ले। लेकिन एक बात इन चुनावों में जो खास एक बात उभर के आएगी कि यहाँ पर उम्मीदवारों के नाम पर वोट डाला है कर्नाटक की जनता ने, ना कि राजनीतिक दलों पर, क्योंकि वो भली भांति बड़े प्रमुख हैं। नहीं, मैं आप ही की बॉल को मैं प्रेम जी के पाले में डाल रहा हूं और फिर मैं राज जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है जेडीएस वाला। और फिर आप कहते हैं कि भाई ये बात क्यों। हाल ही में, मैं करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत होऊंगा, देश के प्रधानमंत्री की देवगौड़ा साहब से मुलाकात हुई थी, अगर मैं सही हूं प्रेम जी, था ना ऐसा? कुछ समय हो गए। मतलब जहां हम सोचते नहीं है देश के प्रधानमंत्री वहां से सोचना शुरू कर देते हैं। यह एक सामान्य मुलाकात थी तब उस वक्त कहा जा रहा था, अब इस मुलाकात के मायने भी निकाले जाएंगे, है कि नहीं? अगर यह देवगौड़ा वाला फैक्टर हुआ तो हो सकता है प्रेम जी ऐसा। देखिए ये बात थोड़ी इसलिए पुरानी हो गई कि उस समय एक दो बातें एक साथ उठ रही थी। नहीं, संभावनाएं तब से तलाशना शुरू कर दी जाती हैं। ये राजनीति है सर, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जैसा होता है वैसा दिखता ही नहीं है। क्योंकि वो चीजें हुई नहीं, भारत रत्न देने की बात उठ रही थी एच.डी. देवगौड़ा जी को, वो हुआ नहीं, तो मुझे लगता है ये डी सफल नहीं हुई। और एच.डी. देवगौड़ा और कुमारस्वामी के बीच में ये सबसे बड़ा फर्क रहा है कि इस बात की क्या गारंटी कि अभी डील नहीं हुई आप ही के मुताबिक? मैं कह रहा हूं कि दोनों पिता पुत्र में पिता का रुझान जो है वो कांग्रेस के फेवर में होता है, पुत्र का रुझान बीजेपी के पक्ष में होता है जी। हम आपकी बात मान सकते हैं कि आज पिता की पकड़ जेडीएस पर कमजोर है और पुत्र की ज्यादा मजबूत है। शर्मा जी आप खुद ही पंडित है, बता दीजिए अगर ये जेडीएस वाला मसला फंस गया तो फिर कहां जाएंगी जेडीएस, आपके साथ या प्रमुख साहब के पास? अच्छा एक बता दूं, जब आपने मुझे पंडित कह ही दिया तो फिर भविष्यवाणी भी सुन लीजिए कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इसे लिख लीजिए आप कहीं से। मैं लिख लूं? लिख लीजिए तिलक भाई, लिख लीजिए से। ज्योतिषीय बहुमत से सरकार बनने जा रही है। ज्योतिषीय भविष्यवाणी है या राजनीतिक रूप से बोल रही? वैसे एक चीज बात कहूंगा भाई, कुंडली किसकी देखी थी, कांग्रेस की या राहुल गांधी की? मैं तो कुंडली सबकी देख लेता हूं साहब,
अच्छा, आप मुझे अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो 4 बातें आपके बारे में भी बता दूंगा। शर्मा जी आप फिलहाल छोड़ दीजिए इस बात को, अच्छे पंडित नहीं बता पाए, आप क्या बताएंगे? अच्छा आप नहीं सब नहीं, बना है। अच्छा, ये मेरी कुंडली criticize छोड़िए, करने का आपने time कांग्रेस, आप नहीं है। कांग्रेस की कुंडली देखिए, राहुल जी की कुंडली देखिए। तो नहीं राहुल जी की कुंडली नहीं देखनी है। हाँ, हम इस वक्त कर्नाटका में पार्टी की कुंडली देख रहे हैं। हाँ। और पार्टी की कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है। 13 तारीख को बाल कटेंगे, सामने गिरेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? अगर मैं ये कह रहा कि मैं भूतपूर्ण बहुमत से सरकार बना रहा हूँ, हाँ। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तिलक जी, मेरा अधिकार कौन अभी छीन मैंने सकता तुलना है? करी और बिहार से, सारे पोल अगर एग्जिट पोल बताए गए, तुलना कर दी, अब मैं एक और तुलना करने जा रहा हूँ। तो प्रेम भाई बैठे हैं, वो जरूर मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि महज कहना की औपचारिकता थी, एक शिष्टाचार के तहत जो नेता अमूमन बोला करते हैं कि अगर एच.डी. देवेगौड़ा साहब के साथ मुलाकात हुई, पूर्व प्रधानमंत्री की, वर्तमान के प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी जी की, तो वो महज एक शिष्टाचार था, वो किसी के गले उतरेगी नहीं बात। दूसरी बात कि जो शरद पवार साहब एकाएक जो भाजपा के समर्थन में उतर गए, अब अडानी के मुद्दे में या फिर अलग बात है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों देखिए, दोनों की तुलना कर रहा हूं, देवेगौड़ा साहब की और शरद पवार साहब की, दोनों अपनी अहमियत रखते हैं, हिंदुस्तान की राजनीति में पूरा जीवन खपा दिया राजनीति में, तो अपने आप में इतने कद्दावर नेता, और वहां पर वर्तमान के प्रधानमंत्री अगर ठीक, प्रमुख साहब जल्दी से, फिर मैं प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं, एक कमेंट लूंगा। प्रमुख साहब वो कह रहे कुंडली देख ली है मैंने कांग्रेस की, शर्मा जी कह रहे सब कुछ ओके है, आप कुछ भी आप लोग कर लो, मामला पक्का है हमारा, राजयोग लिखा है, राजयोग। प्रमुख साहब का ऑडियो प्लीज, प्रमुख साहब का ऑडियो, प्रमुख साहब का ऑडियो प्लीज। दोनों हम गौ और ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। अगर उनकी कुंडली सत्य भी ना हो, झूठ भी हो, और वो कह रहे हैं कि मैं कुंडली देख रहा हूं, तो मैं जल्दी नहीं करूंगा निकालने में, क्योंकि हम 18 प्रदेशों से ज्यादा सरकारें चला रही है देश में। डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल की उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। अगर पंडित जी ने कोई घोषणा की है और वो पंडित है, तो मैं उस पर ज्यादा बहस कर क्यों एक ऐसे पूजनीय समाज के लिए चुनौती बनूं? वो उनका व्यक्तिगत मामला है। अगर उन्हें राजनीतिक पंडित बनकर बात करनी है तो मैं जवाब देने में सक्षम हूँ, क्योंकि राजनीतिक पंडित तो प्रेम जी है असली, और विपिन जी हैं, और हमारे बहुत साथी सुबह से शाम तक हमसे लड़ते हुए आ रहे हैं और हमें बताते आ रहे हैं, हम उनको जवाब देते आ रहे हैं। प्रमुख साहब, लेकिन असली ब्राह्मण का, गौ का तो हम सम्मान करते हैं। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, का पंडित हूँ, अच्छी बात है, कुंडली देखनी जानता हूँ, तो फिर उनका नहीं, अच्छी बात है। प्रमुख साहब मैं नंबर दे दूंगा शर्मा जी को, आपको, आप अपनी कुंडली दिखवा दीजिएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि ये 72 नए चेहरे, ये थोड़ा अलग मसला है। कर्नाटक के चुनाव में आपने एक और प्रयोग किया जिस पर चर्चा बहुत कम हो रही है, 72 नए चेहरे बीजेपी ने दिए इस बार, तो ये क्या डैमेज कंट्रोल की तरफ नहीं था क्या? एक तरफ आपने कहा कि भैया यहां खतरा है तो आप चेहरे ही चेंज कर दो। अच्छा क्वेश्चन है तिलक जी। मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की जो है, जो तरीका है काम करने का, स्ट्रेटजी जो रखते हैं वो उसको हर आदमी समझ नहीं पाता, क्योंकि यहाँ कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है, ना किसी परिवार की, ना किसी दल की। ये पारिवारिक पार्टी नहीं है और बड़ी पार्टी है। 18 करोड़ से ज्यादा इसमें कार्यकर्ता काम करते हैं। विश्व की नंबर 1 पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है, और सबका नंबर भी जरूरी है। प्रमुख साहब लीग से थोड़ा हटके है सवाल, क्योंकि कर्नाटक चुनाव पे हम चर्चा कर रहे थे। आपने परिवारवाद का जिक्र किया, ब्रजभूषण जी का परिवारवाद देखा है कुश्ती संघ में? देखिए, मैं ब्रजभूषण जी के परिवार को भी देख रहा हूँ, और जो ब्रजभूषण के साथ होता वो भी देख रहा हूँ, और जो ब्रजभूषण के खिलाफ हो रहा वो भी देख रहा हूँ, और जिसमें तो वो वाला परिवारवाद नहीं होता, किसी का कुछ बनता नहीं, तो वो परिवारवाद नहीं होता, ठीक है ना? और ब्रजभूषण भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया सांसद। ब्रजभूषण ना तो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नहीं। अच्छा, और उनका जो पारिवारिक अस्तित्व है राजनीति में वो 2024 से पहला है। प्रमुख साहब सांसद अपना अस्तित्व रखता है। प्रमुख साहब विषय भटक जाएगा,
तो सरकार अपना काम जो करेगी, लेकिन उसका नंबर तो आए। प्रमुख साहब 1 मिनट, प्रमुख साहब विषय भटक जाएगा, आप गुस्सा मत होइए, विषय भटक जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बीजेपी की वजह से सांसद नहीं बने, बीजेपी की वजह से कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं बने। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात, जिनको उन्होंने अपने संघ में जगह दी, तो वो किसकी काबिलियत से अध्यक्ष और महासचिव और उपाध्यक्ष बने? वो तो किसी की काबिलियत से बने होंगे ना, वो काबिलियत तो उन्हीं की होगी। स्वयं की काबिलियत अहम रहता अपना हिस्सा, किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, जब तक काम में स्वयं की काबिलियत नहीं होगी, दल एक सपोर्ट के लिए होगा। ठीक, काम आपका ही होगा, मेहनत आपकी होगी, हाँ, लेकिन दल की सपोर्ट जरूरी होती है, और दल में आप स्थित होता है, स्थान बनता है। ठीक, वो सारी पार्टियां सबकी कार्यकर्ता की मां होती है पार्टी। सर अभी विषय भटक जाएगा। आपने जो मुझे समझाया, आपने जो मुझे समझाया, अभी मैं उस विषय में नहीं आ रहा, अभी वो विषय भटक जाएगा, वरना एक अलग सवाल था। लेकिन एक बात, क्योंकि प्रेम जी के पास वक्त अभी फिलहाल जो है दूसरे कार्यक्रम में शिरकत करनी है। प्रेम जी, एक सवाल जो बात विपिन जी ने उठाई वो बहुत महत्वपूर्ण थी, जो जेडीएस वाला मसला है। जेडीएस अगर मजबूत होती है, माना जाता है जेडीएस अगर मजबूत होती है तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, और जेडीएस अगर कमजोर होती है तो कांग्रेस को फायदा होता है। अब ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर अगर नजर दौड़ाएं तो जेडीएस बैलेंस दिखाई दे रही है, ना इधर ना उधर, ना चित ना पट। जी आपका आकलन? बदली है, पहले उल्टा होता था, हाँ, कि जेडीएस मजबूत होती थी तो कांग्रेस कमजोर होती थी, लेकिन आज आप सही कह रहे हैं, आज की तारीख में जेडीएस के मजबूत होने से बीजेपी जो है वो स्ट्रांग हो रही है, ये आप सही कह रहे हैं। तो जेडीएस का आंकड़ा कहाँ रहता है, क्योंकि पिछली दफा तो 37 सीट थी, इस बार अगर वो घट करके 25 तक आती है, 20 से 25 तक आती है, तो ये जो 10-12 सीट का प्लस है, वो प्लस किसके साथ जुड़ता है? अभी तक के हिसाब से वो बीजेपी में एड ऑन होता नहीं दिख रहा है, वो कांग्रेस को बढ़ा रहा है। तो वो उस हिसाब से देखें, वो बीजेपी का फिगर जो 104 का पहले का है, उसमें ग्रोथ दिखेगा तब जेडीएस उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर वो डिक्लाइन करेगी बीजेपी तो ये बहुत बड़ा फिगर नहीं है 20 के आसपास, क्योंकि 104 से आप 10 नीचे गिर जाते हैं तो जेडीएस प्लस होकर के भी सरकार बनाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये ठीक, ये जेडीएस वाला फैक्टर। शर्मा जी, आप कैसे बैलेंस कर पाएंगे ये जेडीएस वाले मसले को? अरे बैलेंस की हम 140 सीट ला रहे हैं। कितनी? 140 सीट लाएंगे, आप लिख लीजिए। नहीं, मैं तो लिख लिया, आप बहुमत वाली बात कर रहे थे। अब बहुमत तो बड़े आराम से मिल जाएगा, बहुमत तो बड़े आराम से मिल जाएगा। जेडीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको? अरे नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसे भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि थाली में परोस के जो है प्रमुख साहब कहेंगे कि लो खा लो आप। नहीं, वो भी बात सही है, इनका ईडी है, सीबीआई है, तमाम एजेंसीज हैं, मगर आप शर्मा जी, अगर इतना ईडी सीबीआई काम कर रही होती जिससे आप बताते हैं, तो फिर हिमाचल में भगवान के प्रभु राम की कृपा से आपकी सरकार भी नहीं आती, ना राजस्थान में। करने नहीं दी ना, वहां उनके काम चलने नहीं दिया ना। अच्छा, वहां नहीं चलने दिया। तिलक भाई निश्चिंत हो जाइए आप। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना सर, आप जीते या वो जीते, मेरे को क्या फर्क पड़ना है ना। ऐसा है ना, सबको लग रहा है आप अंडर एस्टिमेट ले रहे हैं सर कांग्रेस को, और मैं कह रहा हूं 140 के लगभग सीटें आ रही हैं, फुल मेजोरिटी होगी, ताकतवर मेजोरिटी होगी, अब बिल्कुल सरकार बनेगी। आप भारतीय जनता पार्टी की ईडी सीबीआई इसको कभी कामयाब नहीं होने देंगे, मैं इसका तो दावा कर सकता हूं। ठीक, प्रमुख साहब क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद विपिन जी आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि यहां पर ना ईडी चल पाई ना सीबीआई। अच्छा क्वेश्चन है पंत जी की तरफ से, जैसे उन्होंने कहा ईडी और सीबीआई, और ये 70 वर्षों पर जो राज चला है, जिसमें सीबीआई कभी तोता चिड़िया चली, और ईडी का जो निर्माण हुआ था लगभग 15-16 साल पहले, तो कांग्रेस ने किया, जन्मदायिनी कांग्रेस है। अब अपने ही बेटे पर, अपनी ही बनाई चीज पर अपना ही सवाल और अपना ही दल बन जाए, तो इससे बदकिस्मत क्या हो सकता है? विश्वास रखिए, आप लोगों ने बनाई है, 70 वर्षों से चली आई है। अगर आपका इसका ही मामला सारी चीज थी, तो फिर आज हम कैसे हैं? बनाने से क्या मतलब? आज भी काम, अरे बनाया तो देश के लिए बनाया ना, कोई की दूसरी पार्टियों को मारने के लिए बना दिया? आपको अरे देश के लिए बनाया था।
बनाया तो देश को इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया था, जिसको आप लोग बेच रहे हो। क्या करोगे बताइए? आप बताइए जो आपने बनाया और आप बेच रहे हो। प्रमुख भाई एक चीज बता दो कि आपने बनाया और आप बेच रहे हो। एक इंस्टीट्यूट बता दीजिए, एक संस्थान बता दीजिए कि आपने बनाया, आप बेच रहे हैं। बता दीजिए क्या बनाया आपने? काम करते नहीं हो आप लोग। आपके यहाँ चलती किसकी है? कोई मंत्री अपने मंत्रालय का काम नहीं करता है। कोई मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं कि गृह मंत्रालय के बिना पूछे काम करे। आप बताओ ना मुझे। अरे मुझे प्रमुख साहब बताइए, जो आप बेच रहे हो उसमें से आपने क्या बनाया? बताइए आप कितना रोजगार दिया है? आपके विदेश मंत्री कहते हैं चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमिकल है, हम झगड़ा नहीं कर सकते। तो जब संकट आता है तो कभी राम याद आते हैं। अभी तो आप लोगों को छठी का दूध भी याद आएगा। अभी तो हनुमान जी आए हैं। अभी आप देख रहे हो। एक मिनट शर्मा जी, ना ये ऐसे बहस नहीं, चर्चा करिए, बहस नहीं, चर्चा करिए, बहस नहीं। एक मिनट विपिन जी सर, आंकड़ों पर चर्चा करिए ना, काहे को इस विषय में आप हो गया, चुनाव खत्म हो गया। सिटिंग विधायक मर गए, उन्हें जगह नहीं मिली थी, एक बेड ही नहीं दिला पाए आप अपने सिटिंग विधायक को। फिर आप राज शर्मा जी, एक मिनट राज जी, आप कह रहे थे मैं इतना बड़ा ज्योतिष हूँ, उस पर भी आप चयन करोगे? जिसकी मौत आ गई आप पंडित जी, उसको कोई रोक सकता है क्या? अरे बात मौत, फिर वही बात, उन्हें बेड नहीं मिला। प्रमुख साहब एक मिनट, प्रमुख साहब एक मिनट, विपिन शर्मा जी, अरे उन्हें बेड दिया। विपिन शर्मा जी का ऑडियो सिर्फ एक मिनट। विपिन शर्मा जी, पिछली बार अगर आंकड़ा देखें और समझें, मैं क्योंकि आंकड़ों की बात कर रहा हूं, ये मसला राजनीतिक तू में नहीं कर रहा है। पिछली बार के आंकड़े देखें और समझे तो कांग्रेस को 2.5% ज्यादा वोट मिले, अगर मैं सही हूं तो, और सीटों के हिसाब से देखें तो 27 सीटें बहुमत से कम मिली, बीजेपी से कम मिली, 78 और 104। यह भी तो एक आंकड़ा है। वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से आप आगे निकल गए, लेकिन सीट के हिसाब से आप कम हो गए। और ऐसे में बीजेपी उन परिस्थितियों को मैनेज कर लेती है और कांग्रेस नहीं कर पाती है, हकीकत है। ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है जो कांग्रेस को समझना चाहिए। स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी। और यहाँ पर कितनी बारी सरकारें बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। उससे तो बल्कि कांग्रेस पार्टी का मनोबल सातवें आसमान पर होना चाहिए कि यहाँ पर कर्नाटक की जमीन उनके लिए कितनी बढ़िया है उनके लिए। और सबसे बड़ी बात है जेडीएस, आपने क्योंकि 104 और 78 का आंकड़ा पुराने चुनाव का गिनाया, तो जेडीएस को 37 सीटें, तो इसके भी मायने हैं। लेकिन मैं साथ साथ एक बात बोलूंगा कि यहाँ पर अब जब चुनाव तो वो प्रक्रिया खत्म हो गई, संपन्न हो गई। अब जब नतीजे आएंगे उससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? अगर ये एक परिस्थिति ये बने कि भाजपा बाजी मार जाती है तो हम क्या आकलन करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी फैक्टर थे? नरेंद्र मोदी फैक्टर? अगर चुनाव एक मिनट अगर चुनाव जीतेंगे तो मैं पूछ लेता हूं विपिन जी, एक मिनट, अगर चुनाव जीतेंगे तो मोदी फैक्टर होगा? नहीं जीतेंगे 100%। अगर हारेंगे तो कौन सा फैक्टर होगा? अगर हारे तो कौन सा फैक्टर? हार ही नहीं सकते, हार नहीं सकते जो है जहाँ पे कुंडली के पंडित है, हम राजनीतिक पंडित है, हार नहीं सकते। मतलब चैलेंज के साथ कह रहे हैं हम आपको। शर्मा जी वही बात कह रहे हैं, वोट कहीं भी डालेंगे तो जाएगा बीजेपी को। 100% जीतेंगे आपके सबसे बड़ी बात है। अच्छा एक मिनट, प्रमुख साहब चुनाव जीतेंगे। तमाम एग्जिट पोल तो हम दिखा रहे हैं, एक और एग्जिट पोल आया है आज तक का। उस एग्जिट पोल में है कि कांग्रेस, थोड़ा आराम से संभल के बैठिएगा प्रमुख साहब, उस एग्जिट पोल में है कांग्रेस 122 से 140 और बीजेपी 62 से 80, जेडीएस 20 से 25 और निर्दलीय 3। यहां तो सुपड़ा साफ हो रहा है बीजेपी का प्रमुख साहब, अगर इस एग्जिट पोल को मान लो तो। मैं जब एग्जिट पोल तुम बीजेपी वाले नहीं मान रहे तो इसी को क्यों मानोगे? आप रुकिए ना, परसों तक देखते हैं। तो ये वाला एग्जिट पोल नहीं मानोगे जो सिस्टम निकल जाएगा और राजनीतिक वाला भी निकल जाएगा। नहीं, ये वाला एग्जिट पोल नहीं मानोगे आप?
हम किसी को कहा कि पोल मान रहे हैं, जो हमारे हम जीत रहे हैं उनको भी नहीं मान रहे। अच्छा प्रमुख साहब, एक और दिलचस्प तस्वीर आई आज, एक और दिलचस्प तस्वीर आई, मैं चलते चलते वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर है आज, और क्योंकि चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण है, कर्नाटक चुनाव में एग्जिट पोल भी है, लेकिन एक और तस्वीर जिसका जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है, ये तस्वीर अगर प्ले कर पाए हम, तस्वीर देश के प्रधानमंत्री की। राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन किए, और ये दर्शन की तस्वीरें हैं, मंदिर के दर्शन की। प्रमुख साहब, इससे अच्छा क्या हो सकता है, वो तो हमेशा करते हैं, नहीं जहां भी जाते हैं वहां दर्शन जरूर करते हैं। हाँ, ये बात अपने अच्छी कही प्रमुख साहब। चलते आराम कभी नहीं करते। नहीं प्रमुख साहब, करने के बाद जो नेता जो है ना, अपने टीवी की राजनीति करके घर में सोते हैं 10 दिन। ये देश के पहले ऐसे नेता है जो 24 आवर्स। प्रमुख साहब सवाल तो ले लीजिए। बड़ी बात है प्रमुख साहब, ये कहा जा रहा है, प्रमुख साहब ये कहा जा रहा है कि जब भी चुनाव प्रचार खत्म होता है उसके ठीक बाद देश के प्रधानमंत्री किसी ना किसी मंदिर में जाते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रचार नहीं होता, के लिए, भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप ये कर्नाटक चुनाव ने एक बात तो विपिन जी कर्नाटक चुनाव ने एक अच्छा सियासी संदेश भी दे दिया कि चुनाव प्रचार खत्म भी हो जाए तो भगवान के दर पर जाइए और बजरंगबली का पाठ करिए। निस्संदेह मैं आपके साथ इत्तेफाक रखूंगा। और मंथन करना चाहिए। हाँ। या जिसकी जीत हो या जिसकी हार हो, दोनों को मंथन करना चाहिए। चलिए, क्योंकि जिसकी हार शर्मा जी चलते चलते सब बोल दीजिए इकट्ठे मिलके, जय बजरंगबली। नहीं, मैं तो हुई ओम जय बजरंगबली, भारत माता की जय। जय बजरंगबली। चलिए, जय हनुमान जी की। हाँ, मगर एक बात कह दूं, ऐसा कोई बचा नहीं बीजेपी ने जिसको ठगा नहीं। अब नारेबाजी तो बहुत हो गई शर्मा जी अब हो गई नारेबाजी। अब एग्जिट पोल के बाद देखते हैं कि किसका एग्जिट पोल सरकार बना लेंगे, कोई चिंता नहीं। ओके, थैंक यू सो मच प्रमुख साहब जी का मैं फोन नंबर दे दूंगा आपको, कुंडली देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखते हैं किसका एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जिट साबित होता है, लेकिन ये कितनी हकीकत कितना फसाना। दावे हर किसी के हैं, अब दावों में कितना दम है अब आंकड़े ही बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।